जी आउज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक सब तारीफ़ें मेरे अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें इस दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह उन्हीं की शफात से हमारी कामयाबी होगी। आप लोग दोस्त जानते हैं, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फैयाज़ कमर है। ये एक सिलसिला जो मैं अपने दोस्त अहबाब की खिदमत के लिए कर रहा हूँ कि हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है और हमारी जो वेटनेरियन कम्युनिटी है, उनके पोटेंशियल्स को एनहेंस करना, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना और उनके लिए फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके ऊपर बात करने के लिए मैं अपने सीनियर दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ पॉडकास्ट करें। तो डॉक्टर हनीफ नज़ीर चौधरी साहब के बाद आज इंतहाई मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहरबान दोस्त जो कि डॉक्टर खालिद नईम ख्वाजा साहब के नाम से पूरा पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको जानती है। जहाँ भी कहीं कोई चैलेंज आता है, ख़ास तौर पे पोल्ट्री में या डायग्नोस्टिक्स में या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो मैंने उनको हमेशा फ्रंट एंड पे पाया है और वो उसका सल्यूशन लेके आते हैं। वो मैंने जितनी भी उनसे सीखा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीखने के मरहले में हूँ, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ गाइड करते हैं। तो मैं ज़्यादा तमहीद लिए बगैर डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा वो कुछ अपने बारे में बताएं और कुछ आज की पॉडकास्ट के हवाले से मेरे नाजरीन और सामरीन को मुखातब करें। ओवर टू डॉक्टर खालिद नईम ख्वाजा साहब। well, शुक्रिया अर्षद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका मुझे इस फोरम पे दावत देने का। और बिलखुसूस जो अप्रोच आपने ली है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें मासेस के अंदर, जो कि फार्मर भी हों, वेटनेरियन भी हों, हमारे एकेडमिया वाले भी हों, स्टूडेंट भी हों। तो आई थिंक ये बेहतरीन अप्रोच है। तो मेरा ख्याल है कि इसको अगर आप जारी रखेंगे तो हमें आने वाले वक्त में ऐसी बेहतरीन वर्क फोर्स अवेलेबल होएगी जो कि हमारे मसाइल को बेहतर समझ समझ सकेगी। और जैसे हमारे जैसे बुजुर्गों की जो है वो पिछली कहानियां या बातें, उनको अमली जिंदगी में मदद देने में कामयाब हो नौजवान सके। बुजुर्ग जहाँ साहब। तक नौ नहीं, वो मैं अपने आप आपको तो कह सकता हूँ नौजवान, मैं नहीं कह सकता, मैं समझ तो नहीं। मैं चूंकि तारफ कराने लगा था कि मैं 1976 का ग्रेजुएट हूँ, युवास का। सो उससे अंदाजा हो जाता है कि मैं स्टेज के लाइफ के किस मरले में हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे दोस्तों के तावन की वजह से अपना अभी तक काम हम जारी रख रहे हैं। मैंने जैसे बताया 76 में ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मास्टर्स किया माइक्रोबायोलॉजी में। फर्स्ट बैच था हमारा लाहौर से ही 1980 में। और उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया। वहाँ मैंने पब्लिक हेल्थ लैब में काम किया कुछ साल। मैनचेस्टर विथिंगटन हॉस्पिटल के अंदर लेबोरेटरीज थी। और उसके बाद मैंने वहाँ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में डिग्री की पोस्ट डॉक का, पोस्ट डॉक नहीं कहते, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सॉरी फॉर दैट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी में। 1 ईयर का ये था। वापस फिर मैंने आके 1983 में पीआरसी ज्वाइन की। उस जमाने में एनिमल हेल्थ का प्रोग्राम स्टार्ट ले रहा था, तो मैं स्टार्ट ही मेरा बेसिकली चूंकि एनिमल हेल्थ से रिलेटेड मामलात में था, माइक्रोबायोलॉजी भी की, तो मैं उसी शोबे से वाबस्ता हो गया। वहां से फिर मुझे स्कॉलरशिप पे इत्तेफाक हुआ पीएचडी के लिए अमेरिका जाने का। तो वहाँ पर अमेरिका में मैंने 2 साल वहाँ पर भी ये यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक लैब में भी काम किया। सर। और ये तमाम बातें बताने का मकसद ये था कि मेरा शुरू से ही रुझान एनिमल हेल्थ के मसाइल की तरफ रहा। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मौक़ों पे जो काम किया वो इससे रिलेटेड था। वापसी पे पीआरसी में 90 से काम दोबारा शुरू किया। और वहाँ पर मैंने बेसिकली मुख्तलिफ रिसर्च प्रोग्राम डिज़ाइन डेवलप किए, जिनमें सबसे अहम बात हुई कि हमने नेशनल वेटरनरी लेबोरेटरी बनाई, इसका नाम था नेशनल रेफरेंस लैब फॉर पोल्ट्री डिसीजेस। वेरी गुड। और उसके अंदर उस दौरान हाइड्रो के प्रॉब्लम आ गए, उस दौरान इन्फ्लुएंजा के प्रॉब्लम आ गए, जो हम सब ने मुख्तलिफ दोस्तों के तावन से उसको कंट्रोल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस दौरान हमारी लेबॉर्ट्रीज जो थी नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे खासी स्ट्रांग हुई। वो नेटवर्क जो लेके मैं अपने करियर में चलता रहा। इवेंचुअली 2012 में मैंने रिटायरमेंट की, फरागत हासिल की वहाँ से, जी। रिसर्च के मामला से। सर। वहाँ पर मैं आखिरी मेरी पोजीशन थी वहाँ पर, जो डायरेक्टर एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट। और मैं वहाँ पर टीचिंग भी करता था।
तो सर। इसलिए इस दौरान मुझे ये भी एक मौका मिला कि स्टूडेंट को रिसर्च सुपरवाइज की जाए। तो सर। मेरे करियर में मैंने तकरीबन 20 के करीब पीएचडी सुपरवाइज किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 55 के करीब एमफिल स्टूडेंट को सुपरवाइज किया। तो ये तमाम बातें बताने का मकसद ये है कि भाई इस सीजन बैकग्राउंड के साथ आई थिंक हम अच्छे तरीके से चीज़ों को आज डिस्कस कर सकते हैं फोरम पे। तो रिटायर होने के बाद मैंने प्राइवेट एरिया में काम किया, अपने पहले तो लेबोरेटरी सेटअप बनाया। अभी उस लेबोरेटरीज के नाम से मैं लेबोरेटरी चला रहा हूँ। और साथ एक जो था वो फार्मास्यूटिकल और वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट है ग्रैंड फार्मा के नाम से, उसको मैं देख रहा हूँ, टेक्निकल डायरेक्टर हूँ इन चीज़ों को। और उसके साथ साथ मैं स्टूडेंट की सुपरविजन करता हूँ रिसर्च के लिए भी कायदे यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हूँ। तो ये मेरा माशा बैकअप। माशा। अच्छा सर, मैं ना सवालात तो नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। डिग्रीज बहुत सारे लोगों के पास होती हैं और बाहर से भी पढ़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन मेरे एक दोस्त कहते हैं कि असल बात वो होती है कि वो कंट्रीब्यूट कितना करते हैं। तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि डिग्रीज सिर्फ आपके पास नहीं है, इंटरनेशनल डिग्रीज के साथ साथ आपकी कंट्रीब्यूशंस की तरफ ज़रा थोड़ा मेरे, मैं चाहता हूं कि वो, जब जैसे आपने हाइड्रो का जिक्र किया, इन्फ्लुएंजा का जिक्र किया, तो मुझे भी याद है कि जब पूरी इंडस्ट्री बेबस हो जाती है तो फिर खालिद नईम ख्वाजा साहब की तरफ देखते हैं कि वो कोई सलूशन शायद लेके आए। तो मैं ये चाह रहा हूँ बस कि अल्लाह सर ने ये करम जो नवाजी। हाँ करंट हाँ। सिनेरियो है इसमें और फ्यूचर सिनेरियो में जो होने वाली तब्दीलियां हैं इस हवाले से कुछ गाइड करें, खास तौर पे डायग्नोस्टिक्स में, सर्वेलेंस में, इस हवाले से सर। आपने बिल्कुल वजह फरमाया। एक्चुअली हम सब लोग क्वालिफाइड हैं, ऐसा मसला नहीं है, डिग्रियां भी सबके पास हैं। अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती हैं बात बात, और फिर हम उसको अगर वक्त पर एनकैश कराएं तो उसमें एक्सेल कर सकते हैं। ये भी ऐसे ही हुआ, हाइड्रो भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये वायरस फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आया, पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। तो हमारे साइंसदानों को ज़ाहिर है सर पे पड़ गई, उस सही। तरीके से हमें इसको हैंडल करने का मौका मिला। और आपकी जस्ट इसी एडिशन के लिए हमने पाकिस्तान में शुरू शुरू में हाइड्रो की वैक्सीन बनती थी लिवर को ट्रीट करके। फर्स्ट टाइम हमने एनएआरसी में एक सेल कल्चर बेस्ड वैक्सीन बनाई, 1994 की बात है। और सही। डॉक्टर मसूद रबानी साहब जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी वास में, वो मेरे पहले स्टूडेंट थे, वहां पर काम करने के लिए आए। तो मत काम का आगाज ऐसे ही होता है स्टार्ट में। तो जी। वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिसमें हमें साबित करने का मौका मिला कि हमारे साइंसदान, हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज हैं, अच्छे साइंसदान हैं क्वालिफाइड, तो हम उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर वो आपको पोल्ट्री के उन हालात का पता ही, उन दोनों हमारे पास जो भी हालात थे। लेकिन बाद में प्राइवेट सेक्टर ने इसको इनकरेज किया, प्राइवेट सेक्टर ने रिकग्नाइज किया, सही। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। जी। तो उसके बाद 1995 में इन्फ्लुएंजा का प्रॉब्लम आ गया, फर्स्ट टाइम वो भी पाकिस्तान में आया, कभी पहले नहीं आया था, जी हाँ। हमने भी नहीं देखा था। सही। फिर अगेन चैलेंज आ गए। तो मेरे ख्याल चैलेंजेस आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टीम या हमारे पास जो वर्क सिस्टम बन गया था, उसकी वजह से हम बड़े अच्छे तरीके से उन चैलेंजेस को हमने एंटरटेन किया और उनको हमने हैंडल किया। अब इनको ही देखते आगे चलें। इसके बाद हमारे पास बर्ड फ्लू का प्रॉब्लम आ गया जी। 2005 के अंदर, आपको उसका भी सारा इदराक है। तो जी। यही साइंसदान, यही टीम मेरे साथ थी, मेरे स्टूडेंट ने मिलके बाकी कुलीग के साथ यूनिवर्सिटियों के हमने काम किया। तो बताने का मकसद ये है कि ये चैलेंजेस आते रहेंगे, लाइफ स्टॉक में भी आएंगे, आए हैं। फुट एंड माउथ भी चैलेंज है, इससे जी। पहले रिंडरपेस्ट चैलेंज आया था जो खत्म हो गया। जी। तो जो जहां तक ताल्लुक है एनिमल हेल्थ के मामलात का, ये बेसिकली सबसे बड़ा, जो आपने पहली बात की, सबसे बड़ा मसला है डायग्नोसिस का। बिल्कुल सर। हमें चैलेंज को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। और पहला हमें जो एबीसी पढ़ाई जाती है तलीमी इदारों में, जब हम ट्रेनिंग हमारी हो रही होती है, सबसे पहले है कि अगर आपने एक चीज प्रॉपर डायग्नोस कर ली, जी। फिर आप उसका कोई ना कोई सोल्यूशन देने की पोजीशन में आ जाते हैं। जी। तो माजरत के साथ हमने इंस्टीट्यूट बनाए हैं, लेबोरेटरीज भी बनाई हैं, गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज भी हैं, सब कुछ भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी अप्रोच में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए। अवेयरनेस, अवेयरनेस कहाँ करनी है? अवेयरनेस सिर्फ एक पीएचडी को नहीं चाहिए। जी। अवेयरनेस बेसिकली फार्म लेवल से शुरू होती है। फार्मर को चाहिए, जी। अगर डॉक्टर को चाहिए, वहां जो भी इनको डील करता है, पोल्ट्री हो लाइफ स्टॉक हो। तो अवेयरनेस ये सबसे पहले कि हमें इस बात का यकीन हो कि हम आंख से कोई भी पैथोजन डायग्नोज नहीं कर बिल्कुल सकते। ये सही। जो कॉन्सेप्ट है कि हमने वो कैंची के साथ डायग्नोज करना है, या हमने उसको पोस्टमार्टम, लार्ज एनिमल में तो आमतौर पर मरने के बाद पोस्टमार्टम करने का क्या फायदा, जी। वो तो हो गया जो होना था। जी। लेकिन अब टेक्निक ऐसी आ चुकी है कि आप जिंदा जानवर को सेहत की हालत में चेक करके बता सकते हैं कि ये कैरियर है,
और इसमें प्रॉब्लम आने वाला है। तो बिल्कुल मेरा सही। ख्याल है अप्रोच अब ये बनेगी वक्त के साथ साथ कि हमें बेसिकली अपनी अवेयरनेस इंक्रीज करनी है और डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटीज जो है उनको बेटर यूटिलाइज किया जा सके। ये बेसिकली थी सारे बिल्कुल इसका। और उसके लिए जो अप्रोच है, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, अवेयरनेस के लिटरेचर हैं, लेक्चर्स हैं, उनकी जरूरत है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा जी। सा ऐड करूंगा। आपकी गुफ्तगू बिल्कुल माशाल्लाह मेयारी भी होती है और उसको समझ भी आती है। मुझे याद है कि पहले पोल्ट्री फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग इक्का दुक्का 200-500 बर्ड होता था, फिर 5,000 हुआ, फिर 50,000 हुआ। अब माशाल्लाह वो लाखों में बर्ड्स हैं। इसी तरह डेयरी की कहानी है। तो पहले तो शायद लोग अफोर्ड कर लेते होंगे कि यार पहले डिजीज़ आ जाए, फिर डायग्नोज कर लें और टीका लगा के तो उसको ठीक कर लें। अब तो मेरा ख्याल है कि इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि अगर एक बंदा कमर्शियल फार्मिंग कर रहा है और तो कमर्शियल फार्मिंग में वो डिजीज आने का इंतजार करे। तो उसमें तो बेहतरीन चॉइस जो है वो सर्विलेंस है या मॉनिटरिंग है कि आप एडवांस में ही उसके एंटीजेंस कितने हैं, उसके पास उसका इम्यून स्टेटस कैसा है। ये जो वायरोलॉजी आपका कॉन्सेप्ट है, इस हवाले से सर ज़रा वेटनेरियंस के लिए क्या आप सोचते हैं, उनको क्या करना चाहिए और फार्मर्स को क्या करना चाहिए? मैं ख़ास तौर पे कमर्शियल फार्मर्स जो कि अपना इस पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रा कुछ टू द पॉइंट, ज़रा जिससे उनको समझ आ सके कि फ्यूचर में वेट ने कैसे रोल प्ले करना है और फार्मर ने रोल कैसे प्ले करना है। आई थिंक बहुत बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, बल्कि कंसर्न नहीं कहना चाहिए। बुनियादी तौर पे हमने पोल्ट्री में ये चीज़ अपने सामने बनती देखी है। मैं 80s से इन्वॉल्व हूँ। छोटे फ्लाक भी देखे हैं। बड़े बड़े लोग अब जो बहुत बड़े हैं, वो बहुत छोटे पैमाने पर उन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजी आई उनको अडॉप्ट किया। पोल्ट्री में कामयाबी की वजह ये है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने इसको अर्ली स्टेज पे नई आने वाली टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और उनको अडॉप्ट कर लिया। ये बेशक हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फीड की क्वालिटी हो, वैक्सीन हो, डायग्नोसिस हो कुछ, लेकिन इन तमाम के बावजूद जो डायग्नोसिस का पहलू था, वो ज्यादातर हुकूमती इदारों के पास ही रहा। लेबॉर्ट्रीज की फैसिलिटी ना होने की वजह से, शॉर्ट कमिंग होने की वजह से, तो वो पहलू फिर भी कमजोर था एज कम्पेयर टू अदर एवेन्यूज। तो जी। बेसिकली आने वाले वक्त के लिए भी पोल्ट्री हो या लाइफस्टॉक हो, प्राइमरी चीज ये है कि हमें डायग्नोसिस के अंदर तो हम कहते हैं कि बीमारी आ गई तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, जी। हम उससे पहले पीछे जाएंगे, जिसे हम वो अपने फरमाया भी, जिसे मॉनिटरिंग कहते हैं। जी। तो हमें मॉनिटरिंग करनी है हर लेवल पे। सर। अब मैं मॉनिटरिंग मिसाल आपको देता हूँ। हम कहते हैं जी हाइजीन मॉनिटरिंग उस फार्म की करें जहां अभी आपने बर्ड डालें, बिल्कुल डालने सही। से पहले जी। आप मॉनिटरिंग करें उस, हाँ जी, उस इसके अपना जो उसके अंदर यूटेंसिल्स हैं जो आपने यूटिलाइज करने हैं, जी। उनको देखें, उन पर माइक्रोबियल लोड क्या है, इन्फेक्शन तो नहीं किसी किस्म की। जी। तो ये मतलब इस तरह के स्टेप। तो अभी भी हम जो लेबोरेटरीज हम चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें 90% काम जो है वो बेसिकली मॉनिटरिंग बेस्ड है। वेरी गुड। डायग्नोसिस कम है। सही। डायग्नोसिस तो तब आएगा जब बीमारी आ गई, तो उसके बाद आप खुद ही बताएं, वायरस आ गया, डायग्नोस करके क्या होगा? जी। उससे वायरस से उसकी ट्रीटमेंट तो नहीं अब कर सकते कोई भी। जी। बैक्टीरिया की हद तक तो ट्रीटमेंट फिर भी मौजूद है, लेकिन फिर अगर ट्रीटमेंट ब्लाइंड करेंगे हम, तो वो भी बेकार होगी। जी। अगरचे हमने उसको सस्पेक्ट कर लिया लेकिन डायग्नोज नहीं किया। सही। उसके लिए अगर आप कल्चर करवाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सी मेडिसिन उस पर इफेक्टिव है, तो बेसिकली तब आपको सही उसका ट्रीटमेंट मिलेगा। सो दो बातें होगी कि डायग्नोस्टिक के लिए आपको बेसिकली डिजीज को आइडेंटिफाई करना है, और उससे भी पहले प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ्लॉक की, हर्ड की हेल्थ मॉनिटरिंग करनी। तो होगा बिल्कुल। ये कि हो रहा है, बड़ी बड़ी ग्रैंड पेरेंट की कंपनीज हैं या बड़े ब्रीडिंग फ्लॉक हैं। पोल्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह काफी अवेयरनेस आई है। लाइफ स्टॉक में मेरा ख्याल अभी काफी जरूरत है और काम करने की। जी। और उसमें ये होगा कि आने वाले वक्त में हमें अपने वेटनेरियन को इस बात पर कायल करना है। ये बिल्कुल मेडिकल वाले एग्जाम्पल हैं। जी। कोई भी डॉक्टर कितना छोटे से छोटा भी हो, जी। वो फौरन कोई ना कोई डायग्नोस करने के लिए टेस्ट लिखता है। टेस्ट रिकमेंड वो कर। इसलिए नहीं लिखता कि वो आपका खर्चा करवाना चाहता है, वो अपने जी। डिसीजन को स्ट्रेंथन करना चाहता है कि जी। मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ उसकी शक्ल देख के या नब्ज देख के, तो जी। मैं उसको जरा वैलिडेट कर लूँ अपनी इस बात को, फिर मैं मेडिकेशन लूँ। बिल्कुल सही। यही काम हमारे लाइफ स्टॉक में या पोल्ट्री में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम तो इकोनॉमिक्स से खेल रहे हैं। जी। अगर आप एक दवाई गलत अंदाजे से दे दें और तीन जी। दिन तक उसका फर्क ना पड़े, जी। तो आप खुद ही सोच लीजिएगा कि 1 लाख के फ्लाक में क्या लॉस हो गया। बिल्कुल सही। जैसे आपने खुद ही फरमाया, ये जी। फ्लाक बड़े हो गए हैं,
जी। और साथ महंगे भी होते हैं। जी। लाइफ स्टॉक की देखिए कीमत, देखें एनिमल की, लार्ज एनिमल की प्राइस देखें, क्या एनिमल की कीमत है। जी। तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एक बीमारी आए। जी। हाँ। तो बीमारी कैसे रुकनी है? प्रिवेंशन से। जी। प्रिवेंशन के दो पैरामीटर हैं। एक है आप मॉनिटर करें जी। तमाम वो चीजें जिनसे बीमारी आ सकती है। जी। दूसरी बात यह है कि आप वो उस उसको उसको उसकी सर्वेलेंस रखें मुल्क के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के जरासीम की जो बाहर से क्रॉस बॉर्डर आ रहे हैं मुल्क। जैसे बर्ड फ्लू का आजकल फिर दोबारा शोर मचा हुआ है, जी। अमेरिका में आया हुआ है, यूरोप में कई, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह बचे हुए हैं। तो हम जी। उसको उसकी उसको सर्वेलेंस रखें कि कौन सा किस्म का ऑर्गेनिज्म कब किस जगह आया है, ताकि अकॉर्डिंगली मेजर लिए जा सके। तो ये बेसिकली तीन चीजें जरूरी हैं आने वाले एनिमल हेल्थ के परस्पेक्टिव से, जिसका इदराक हमें होना जरूरी है, नेशनल लेवल पे भी, जी। अपने जो फार्मर लेवल पे भी, और जी। कम्युनिटी लेवल पे। अच्छा सर, जिस तरह आपने गाइड किया है कि ये तो इम्पैक्ट तो हमें समझ आ गया कि सर्वेलेंस की और मॉनिटरिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब मैं सर ज़रा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, फॉर एग्जांपल एक बंदे का ब्रॉयलर फार्म है, दूसरे का लेयर फार्म है, तीसरे का डेयरी फार्म है, ये तीन डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। उनको अपने फार्म में कब कब कौन कौन सी सर्वेलेंस करनी चाहिए, और वो कौन से सैंपल्स आपके पास भेजे, प्रैक्टिकली सर ज़रा कुछ गाइड करें ताकि लोग आपकी तरफ या इस प्लेटफॉर्म की तरफ आ सकें कि आखिर उन्होंने करना क्या है। इस मामले में ज़रा कोई प्रैक्टिकल टिप्स प्लीज़ दीजिएगा। जी आई थिंक बिल्कुल आप वेरी वेरी वैलिड पॉइंट है। पहली बात तो ये कि हमने इसी आपके जैसे प्लेटफॉर्म को की मदद हासिल करने के लिए अपने जो वेबसाइट बनाएंगे उन पर ये तमाम इंफॉर्मेशन डाल दी है। सो जी। हमारे जो लेबोरेटरी की वेबसाइट है उस पर ये तमाम मॉनिटरिंग के प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं कि कब, इस तरह, इस तरीके से, कितने सैंपल कहाँ से कैसे भेजने हैं। जी। सो ये चार चीजें होगी। सो जी। आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन से सैंपल भिजवाने हैं, जी। कितने भिजवाने हैं, जी। कैसे भिजवाने हैं और जी। कहाँ भिजवाने हैं। सही। तो फिर आपको इदराक होगा कि इसकी वो तमाम चीजें मौजूद हैं। अब रह गया जी कि वो उनको ब्रीफली समराइज किया जाए, तो इतना ही मेरे ख्याल में इसमें इस टाइम ऐड कर सकता हूँ कि वो इंफॉर्मेशन आपको लेबोरेटरी से बराह रास्त फोन करके मिल जाएगी। जी। आपके प्लेटफॉर्म से टच करेंगे तो सोर्स मिल जाएगा कहाँ से लेनी इंफॉर्मेशन। जी। तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास जब तक रिटन फॉर्म में ना हो, ना तो सैंपल लें प्लीज, ना सैंपल को शिप करें, जी। और ना खाम खा टेस्ट करवाएं जो आपकी कॉस्ट में इजाफा करेंगे। बिल्कुल सो जो ठीक। कंसर्न बंदा बैठा है लेबोरेटरी में, वो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए अलहदा पैटर्न, कि आपने अगर डायग्नोस करना है कि भाई मुझे चेक करना है कि ये H9 है या MG है या ND है क्या, तो यू जी। हैव टू हैव स्पेसिफिक सैंपल्स। अब बिल्कुल जो ठीक। सैंपल आपने ND में, न्यूकासल में इस्तेमाल करने हैं, वो आपके दूसरी लाइक साल्मोनेला के लिए नहीं है वो सैंपल, बिल्कुल सही। उसके लिए अलग है। सही। सो डॉक्टर ने पहले कंडीशन डिस्कस करनी है कंसर्न लेबोरेटरी वाले बंदे से, जी। वही डॉक्टर, वहां भी डॉक्टर बैठे हैं, तो वो आपको एक मिल जाएगा लाइन ऑफ एक्शन। सही। सेकंड बात होएगा एक रूटीन में सर्वे। अब ये पहली बात, ये डायग्नोसिस की बात होगी। अब मॉनिटरिंग की बात होगी। जी। जैसे मैंने बताया पहले कि आपने चूजा डालना है, तो आपने चूजा, ब्रॉयलर की हम बात कर रहे हैं, फार्म डालना है, तो जी। आपने अपनी पहले फार्म की सैनिटेशन को चेक करवाना है कि इसके बिल्कुल। अंदर कोई जरासीम ऐसे तो नहीं पड़े कि चूजा आए तो पहले दिन ही काबू आ जाए। जी। फिर आपने डे ओल्ड चिक मॉनिटरिंग का पूरा पैकेज, अभी आपने चूजा लेना है डे 1 का किसी भी हैचरी से, उसकी क्वालिटी आप कैसे वेरीफाई करें? जी। जब चौथे दिन आपको पता लगेगा कि जिसकी योक इन्फेक्टेड थी, कंटेमिनेशन या कोई और चीज को साथ आ गया, तो आप डे 1 पे चूजे को टेस्ट कराएंगे। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से लार्ज एनिमल में भी है। आपने नया एनिमल बाहर से लाना है, अपने हर्ट के अंदर डालना है, उसको डालने से पहले लिस्ट ऑफ टेस्ट है, बैटरी, ये कर ले चेक। जी। वो एनिमल बिल्कुल ठीक आपके चल रहे हैं, बाहर से एक तोहफा आया है और जी। साथ ही बीमारी आ गई। बिल्कुल तो सही। जब एनिमल आता है वो कैरियर होता है, बीमार नहीं होता, वो सेहतमंद होता है लेके आते हैं। जी। लेकिन आप भी जानते हैं, अभी डॉक्टर हैं, कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि वायरस परसिस्ट करता है, जी। वो अभी इंक्यूबेशन में होता है, वो कैरियर भी होता है। अर्ली स्टेज पे होता है, तो जी। वो कैरियर होता है। जी। वो वहां आके वो सारे के तमाम, तो उससे पहले हम चाह रहे हैं कि आप उसको, ये भी प्रिवेंशन का एक मेथड है। जी। जब बीमारी आ गई, वो ले आया, FMD हो गई साथ, तो आप बताएं क्या हो सकता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये एक पहलू। अच्छा, दूसरा पहलू जो टेस्ट करने का जो आम बंदे के लिए इंफॉर्मेशन है, आपने वैक्सीन करवाई, पोल्ट्री में तो बहुत वैक्सीन इस्तेमाल होती हैं, जी। लाइफ स्टॉक में रिलेटिवली कम है लेकिन फिर भी, तो आपने इतनी कॉस्ट जब उस पर लगाई है,
तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्या उस वैक्सीन का कोई असर भी हुआ है। इसको बिल्कुल हम सही। कहते हैं जी पोस्ट वैक्सीनेशन मॉनिटरिंग, देख उसको मॉनिटर करना है। मैंने 2 शॉट लगाए हैं, इसके जी टाइटर्स एंटीबॉडी को मेजर करने को कहते हैं जी टाइटर कितने हैं। तो एंटीबॉडी की उसकी जो प्रोटेक्शन की लेवल क्या है, जी वो लेवल मेजर करने के लिए टेस्ट मौजूद है। और जी बहुत रेगुलरली पोल्ट्री में तो होते हैं, जी हर 15 दिन बाद है, कुछ टेस्ट महीने बाद होते हैं, कुछ 2 महीने बाद होते हैं। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है अपने बर्ड की हेल्थ को मॉनिटर करने का। बिल्कुल सही। वो फिर एक पूरी लंबी लिस्ट है जो बता रहा हूँ, वो साइट से मिल जाएगी। जी मैं सर आपकी जी गुफ्तगू में से ना ये इन्फर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले होते थे वेट के पास जाते थे कि वैक्सीन का शेड्यूल दे दें, फलाना फार्म है तो मुझे बताएं कौन सी वैक्सीन कब करनी है। वो मे बी अब ज़्यादा ज़रूरी ये भी हो गया है कि हमें वैक्सीन के इफ़ेक्ट्स यानी वैक्सीन से पहले और वैक्सीन के बाद जो इम्यूनिटी का स्टेटस है उसको टेस्ट करने का कोई हमारा निज़ाम बनाया जाए। जो मैं आप ही की बात को थोड़ा रिपीट बिल्कुल करना चाह रहा हूँ कि बर्ड आने से पहले या एनिमल फार्म पे आने से पहले, फिर बर्ड जब मौजूद है उस दौरान उसके उसके जो इम्यूनिटी का स्टेटस है, उसके जो डिफरेंट टेस्ट हैं। एक और बात सर, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और समझना चाहता हूँ, इन सारे सैंपल्स के लिए ना सर कोई सर्टन मटेरियल्स हैं, यानी जो सैंपल लेने के लिए ना सर्टन क्या कहना चाहिए, इक्विपमेंट्स हैं या गैजेट्स हैं जो टूल्स प्रॉपरली उसको टूल्स प्रोक्योर करते हैं और उसको सेफ्टी लेके जाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को उस बारे में भी गाइड करने की कि वो कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं। जो फॉर एग्जांपल किसी ने ब्लड भेजना है, किसी ने फीकल भेजना है, किसी ने ब्रेन भेजना है, तो कौन सा मटेरियल चाहिए और उसको किस तरह ट्रांसपोर्ट करना है, ये भी बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस की ज़रूरत है, वेटनेरियंस के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी। इसके ऊपर ज़रा कुछ अगर कोई कीमती राय दे सके। ये भी बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, क्योंकि हमें अभी तक जो देखा गया या माजी में हम करते आए हैं कि जो बर्ड मर गए हैं, 4 5 8 10 15 बोरी में डालो जी और उसको लेके पहुंच जाए लेबोरेटरी ले जाए। जी तो अब ये स्टार्ट गलत हो गया जी कि मतलब आपने अपनी मोर्टेलिटी फेंकनी थी, जी, फेंकने के बजाय जाके वो किसी सरकारी इदारे में और जगह जाके आपने स्प्रेड दम करना कर दी। शुरू कर दिया उसको। सब वो अब एक तो बीमारी स्प्रेड कर रही है, जी एक आप खुद ही समझते हैं कि आपकी जो डायग्नोसिस है वो जी एक खास स्टेज पर होती है। तो जी आपको क्या चाहिए, सिक हेल्दी सिक बर्ड चाहिए, जी, हेल्दी नहीं सॉरी, लाइव सिक बर्ड चाहिए, लाइव या सेक्टर। लाइफ सिक बर्ड, तो साथ उसके हेल्दी बर्ड भी चाहिए। तो आप जी क्या करेंगे, बेसिकली बर्ड नहीं भेजेंगे, बर्ड तो बड़ा कॉस्टली है। जी अब क्यों अपना 500 हज़ार का बर्ड देंगे। अब जी आप बड़ी आसानी के साथ स्वैब यूज कर सकते हैं, जैसे जी वो हम बच्चों का नहीं यूज करते, कानों में साफ करने वाले स्वैब है, जी वो सादा से इसलिए सादगी में बयान कर रहा हूँ कि उसके लिए फैंसी स्वैब्स की जरूरत नहीं, जो 35 रुपीज का आता है। जी मतलब वो आप ह्यूमन के थ्रोट से ले रहे हैं, उसकी और पर्पस है, कोलोइकल स्वैब की और जी पर्पस है। तो ये जी तमाम बातें उसी तरह इंफॉर्मेशन मौजूद है, वेबसाइट पे मौजूद है। वो जी जाके वहां से मिल जाएगी, फोन करेंगे वो भी मिल जाएगी। ब्रीफली मैं बताता हूँ कि बेसिकली लाइव बर्ड जो सिक फार्म में हो उसके सैंपल चाहिए, और जी आपको फोन पर पता चल जाएगा कौन कौन से सैंपल कितनी तादाद में ले रहे जी, हैं। ऑन द एवरेज 4 से 5 बर्ड के टिश्यू या स्वैब लिए जाते हैं। सही। हम कम से कम 8 तक सैंपल पूल कर सकते हैं, 8 बर्ड के स्वैब लेके एक सैंपल बन जाता है, एक बिल्कुल दफा उसको टेस्ट किया जाता है। जबकि बिल्कुल। ब्लड के सैंपल हम कम से कम 10 से 15 के दरमियान सिरिंजेस ली जाती हैं, जी वो डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती है, वो पूरी की पूरी सिरिंज लेनी पड़ती है और उसको भिजवाना पड़ता है। अब इससे आगे नई टेक्निक भी आ रही है आजकल, रिसेंटली वो भी हम अभी इंट्रोड्यूस ही की है 4 माह पहले। उसमें ये हो गया कि आपको सिरिंज की बजाय भी फिल्टर पेपर चाहिए। बिल्कुल तो सही। उससे आप ब्लड को अटैच करेंगे तो वो जो जितना सक हो गया ब्लड वो चला जाएगा। बिल्कुल इसी सही। तरीके से टिश्यू जोन्स है वो बहुत छोटे मिकदार में, चने के दाने की बराबर चाहिए आपको। सही। इसका डायग्नोसिस आजकल जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस आ गया है। आप जी पूरी मुर्गी भिजवा रहे हैं, आप सोचें कि वो 10 बर्ड डब्बे में डाल के शिप कर रहे हैं, जगह जगह से इंफेक्शन फैला रहे हैं, और जिस जगह से जा रही है उसकी स्मेल क्रिएट होएगी। गर्मियों में क्या होगा, आइस पैक है, तो बड़ा मैसी सा बना दिया गया कुछ। ऐसा है नहीं, जी बिल्कुल बड़ी सफाई वाला काम है। हम लेबोरेटरी में, एविरोज लेबोरेटरी में पिछले 12 साल से हम चला रहे हैं लेबोरेटरी। हम पोस्टमार्टम नहीं करते, लेते ही नहीं बर्ड, डेड अब। लाइफ कुछ भी नहीं लेते। हम्म। ये काम है डॉक्टर का, हमें सही। काम बांटने हैं डॉक्टर साहब। हमें जी ये नहीं करना कि सारा काम मैं नहीं करना है, सही। मैंने अपने काम बांटने हैं। तो जी डॉक्टर डॉक्टर जो फॉर्म पे है वो डिसाइड करे, पूछ के रेफरेंस के साथ कि मैंने कौन से सैंपल कितने लेने हैं और कैसे भेजने हैं।
वो तमाम प्रोसीजर प्रोटोकॉल बने हुए हैं। और ये आज को नई बात नहीं मैं कर रहा, ये हमने समझे कि पहली लेबोरेटरी प्राइवेट हमने बनवाई थी इधर, इनके साथ डॉक्टर सोच लोगों के साथ मिलके 1995 में। सर। उस वक्त से हम एजुकेशन का प्रोसेस जारी है, जी। अवेयरनेस का। लेकिन अब चूंकि ये नए जो गैजेट्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से, सेल फोन बहुत आसान हो गया। जी। आप मतलब कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है। तो वो इंफॉर्मेशन अब अच्छी जुबानी यानी कि ओरल तरीके से भी चली जाती। पहले लीफलेट बनते थे, पढ़ता कोई नहीं था, वो लिटरेचर नहीं था होता, डिफिकल्ट था। मेरे ख्याल अब तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में इतना आसान हो गया कि आपने सिर्फ एक दफा वो इंफॉर्मेशन जो उनसे है वो कलेक्ट करनी है, अपने स्टाफ को एजुकेट करना है। जी। आगे से लेबोरेटरी वाले या डॉक्टर साहबान फुली कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, उनके प्रोटोकॉल बने हुए हैं, वो पिक्चर जी। लेके व्हाट्सएप कर देंगे उसी वक्त आपको, ऐसे करें। तो सिस्टम बनाया हुआ है, शिपमेंट कैसे करनी है वो। जी। आम कूलर, आइस पैक रख के उसमें वो आप मतलब हर फार्म के ऊपर वैक्सीन आती है, आइस पैक पड़े हैं, कोई इशू नहीं। कूलर के चार पाँच, पाँच तीन 400 रुपए का कूलर आता है, एक्सपेंसिव चीज नहीं है। बिल्कुल और सही। आप उसको किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए विद इन कंट्री भिजवा सकते हैं। हमारे पास सैंपल आते हैं, कराची से आते हैं सैंपल, हैदराबाद से आते हैं सैंपल, दूर अफ्तादा जगहों से आते हैं, बाहर आते हैं। लेकिन वो जी। अच्छे तरीके से, नफासत से, सफाई से पैक हुए होंगे, तो कोई भी उनको एयरलाइन ले लेगी, कोई भी कोरियर ले लेगा। तो बिल्कुल सही। आजकल तो कोरियर का हमने कांटेक्ट किया हुआ कुछ कोरियर के साथ। तो जी। इसलिए ये सारा जैसे मैं शुरू में कहा था ना, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, या आपके प्लेटफॉर्म का बहुत रोल है। अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस आपके पास मौजूद होएगी, लोग पढ़ेंगे तो फिर उनके जहन में इसकी आसानी नजर आएगी। ये बहुत आसान है एज कम्पेयर टू 15-20 लगाने बर्ड लोग गाड़ियों में डाल कर ले आते हैं, अपनी गाड़ी ड्राइव करके आ जाते हैं, बोरी भरी भी है, जी। 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 उसको बताते बिल्कुल। हैं हम तो लेते ही नहीं रेड बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बर्ड, उनको दफन कर देते हैं कहीं। इनमें से क्या निकलेगा? बिल्कुल। कल्चर, वो तो प्यूट्रीफेक्शन होके सारा काम खत्म हो चुका होता है। डेड बर्ड। जी, जी जी। बिल्कुल, आपको पता ही है, मरने के बाद नेचुरली बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइनल फ्लोरा जी। से जाते हैं और वो जी। पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। तो आप क्या बिल्कुल सही। आइसोलेट कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही। नॉर्मल फ्लोरा आइसोलेट कर रहे बिल्कुल सही। हैं। ये अवेयरनेस की जरूरत अच्छा सर, आपकी गुफ्तगू में से दो लफ्ज़ बड़े खुल के सामने आ रहे हैं। एक लफ्ज़ अवेयरनेस है और दूसरा लफ्ज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जो मैं आपकी गुफ्तगू में से इन्फर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अवेयरनेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पहले ज़माने में होता था, वो लिटरेचर बना और फिर डॉक्टर ने जाके किसी को बताया, और ये अब तो लोग कोई भी काम करने से पहले यूट्यूब को सर्च करते हैं कि इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, और उसके बारे में वो पूरा रिव्यूज़ भी लोग लेते हैं कि फ़लाँ वाला डॉक्टर कैसा है, फ़लाँ वाली दवाई कैसे है, फ़लाँ वाली वैक्सीन कैसे है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें अब लोगों की डिजिटल होना शुरू हो गई हैं और डिजिटलाइज सिस्टम की तरफ चल रहे हैं। तो ये जो दो कंबाइंड सवालात सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा है एनिमल वेलनेस शॉप वाला, और दूसरा जो आपका लैब है, ये दोनों कोलैबोरेशन में किस तरह हम ह्यूमैनिटी को और लोगों को सर्व कर सकते हैं और उनके लिए बेहतरी ला सकते हैं, इस बारे में ज़रा सर। या आपने सही फरमाया कि बेसिकली अगर प्लेटफॉर्म मौजूद है, जैसे आजकल वो ह्यूमन के अंदर आप देखते हैं, वो कहते हैं जी गूगल डॉक्टर, उन्होंने टर्म यूज करना शुरू कर दिया, गूगल डॉक्टर क्या कह रहे हैं। जी। तो मतलब लोग अपने तौर पे डॉक्टर के पास जाने से भी पहले जी। डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन इतनी ले चुके होते हैं कि जी। उनको आसानी होती है डॉक्टर को डिस्क्राइब करने में अपनी कंडीशन, या जी। खुद को समझाने में कि भाई ये फला फला चीज जो मेरे से पेश आ सकती है। जी। इसी तरह ये आपका प्लेटफॉर्म भी जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, अवेयरनेस देगा लोगों को कि इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए वो कहाँ से मिलेगी, वो बिल्कुल डॉक्टर सही। कहाँ है जो उनको हेल्प करेगा सैंपल प्रॉपर सेलेक्ट करने में, वो लेबॉर्ट्री कहाँ है जो उनको बताएगी कि कौन कौन से टेस्ट करने हैं। तो जो कनेक्टिविटी है ना, आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है उस प्लेटफॉर्म से, कि लोगों को एक ही जगह पर पूरे मुल्क में पाई जाने वाली मेजर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, उनका पता चले। और फिर वो अपने कम्युनिकेशन से उसमें एक से आइडेंटिफाई करें जो भी बंदा अप्रोप्रिएट लगता है उनके काम के लिए। जब वो उसके पास पहुंचेगा, जैसे लैब में इंफॉर्मेशन वो कॉल करेगा, कांटेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली लैब वाले उसको संभाल लेंगे अपने हिसाब से। कि इंफॉर्मेशन देने से ये होगा कि सही सैंपल सही तरीके से सही मिकदार में जी। पहुंचेगा, सही वक्त पे पहुंचेगा। ये चारों बिल्कुल। चीजें जरूरी हैं। बिल्कुल जब सही। आपने उसको सैंपल को उस तरह, जैसे मैं पहले मैंने कह चुका हूँ कि आपने बोरी भरी और फर्ज अपना पूरा कर दिया, वो जाके उसके हवाले कर दिया,
लेबोरेटरी के तो काम खत्म हो गया। तो ट्रेजिडी ये है, वहां तो टेस्ट करने के लिए चीज ही कोई नहीं उसके अंदर से, क्या टेस्ट करे? बिल्कुल जाहिर है ठीक। वो कैंची भी भरोसा करेगा ना वो। एक एक टेस्ट है जो उनसे 15-15 20-20 हजार के पीसीआर की कॉस्ट आ जाती है। जी तो आप मुझे कैसे, वो बंदा कैसे उस पर वो रन करे टेस्ट जब सैंपल ही सही नहीं है? जी। तो मतलब अवेयरनेस यही है कि जिस पर्पस के लिए आपने सैंपल भिजवाना है, आपको पता तो हो क्यों भिजवा रहे हैं सैंपल। बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल सही। मतलब ये अवेयरनेस आएगी। और ये जैसे हम कोशिश कर रहे हैं सब मिलके, जो नए लोग इसमें शामिल होंगे उनके क्वेश्चन आंसर आएंगे, उसको हम इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे दोबारा भी इसको। तो इस डिस्कशन के बाद मजीद क्वेश्चन आपके जेहन में आएंगे, तो कंटिन्यू प्रोसेस है, आप भी अपने तौर पे समझें। ये ये जो डिस्कशन आज की है वो आखिरी डिस्कशन नहीं है, या मैं जी वो आखिरी बंदा नहीं हूँ और जी कि भाई जिसने ये बयान कर दिया। जी आप और लोगों से जो इसमें इन्वॉल्व है प्रैक्टिकली, जो इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, उनसे भी उनको इन्वॉल्व करें, ताकि डिफरेंट किस्म की आराम में से एक कॉमनैलिटी निकलेगी और इस पर किसी को भी इनकार नहीं होगा। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप डायग्नोसिस पहले, मैं जब आप स्टेटमेंट कभी लेक्चर में देता हूँ कि जी मेडिसिन इज ब्लाइंड विदाउट डायग्नोसिस। बिल्कुल ठीक। मेडिसिन इज ब्लाइंड विदाउट डायग्नोसिस। तो बेसिकली डायग्नोसिस जो है ना वो ब्रेल, आगे अगला फिक्र है ये, द डायग्नोसिस इज ब्रेल ऑफ ब्लाइंड। हम्म। तो अगर आप लेबोरेटरीज जो होती है ना वो ब्रेल के तौर पे काम करेंगी तो डायग्नोसिस होगा। वो बिल्कुल ठीक। गाइड करेंगी उस बंदे को जो उसको एंड तक लेके जाना चाहता है। जैसे पहले भी आपने भी जिक्र किया, बीमारियां कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, वो जी टिपिकल लीन नहीं आते। डॉक्टर रात जो सुन रहे हो, जो स्टूडेंट के लिए भी मेरी ये एक दरखास्त है कि काइंडली वो छोड़ दें 15 साल 20 साल 25 साल पहले किताब में क्या लिखा था, जी। क्योंकि किताब में वो लिखा था जो उन्होंने फाइंड आउट किया था। सही। आज अगर कोई किताब लिखने बैठेगा तो वो ये लिखेगा कि जी जरूरी नहीं कि जो अपना जो कुछ लियन है, एनडी से जो मखसूस लियन है कि जी जी ये तो प्रिवेंटिकुलस पर ये हेमरेजेस हैं तो ये एनडी में नहीं होते। जी। ये तलाक के लिए अर्ज है, ये H9 में भी होते, सही। सही। किसी और भी विरुलेंट वायरस के अंदर भी होते हैं। जी तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि जहां भी पिन नजर आए आपने उसको एनडी डिक्लेयर कर दिया और आपने फिर उसके बाद जो भी को अपने एक्शन लेना है। सो ये खुद ही आप देख लें कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस कितना इंपॉर्टेंट है। जी। और जितनी आगे साइंस तरक्की कर गई है, अब देखें ना बर्ड में फर्स्ट टाइम शुरू हुआ है कि हिमेटोलॉजी के साथ साथ उनकी ब्लड केमिस्ट्री हो रही है, यानी कि सर। किट्स अवेलेबल हैं जिनमें आप चिकन के अंदर भी वही पैरामीटर हैं जो कि लाइफ स्टॉक में, हॉर्सेज में और कैटल में यूज किए जाते हैं, कि जी उनकी जो है वो इसकी सीरम केमिस्ट्री देखी जाती है, लिवर फंक्शन टेस्ट देखा जाता है, जी किडनी फंक्शन टेस्ट, इस तरह की चीजें मौजूद हैं। जी और वो इसलिए मौजूद है कि कैंची से नहीं डायग्नोज होना। जी लिवर बड़ा हुआ है तो लिवर के तो तकरीबन 17 रीजन है इस लिवर के बड़ा होने के। जी। हाउ कैन यू जस्ट सी इट एंड डिसाइड के फलां बीमारी? आप बिल्कुल। अंदाजा लगा सकते हैं, डेफिनेटली। आई रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस, आई रिस्पेक्ट द एक्सपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स जो दूर जगह बैठे हैं, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, जी कोई अर्ज नहीं। सही है। लेकिन खुदारा इतने बड़े फ्लॉक के ऊपर कोई फैसला करने से पहले, जी लाखों की दवाई चलाने से पहले, जी। सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसको पुलिस कंफर्म डायग्नोज कर ले, बिल्कुल सही। ताकि जो मजीद नुकसान होना है अपने खर्चात करने से वो ना हो सके। जो होना था वो तो हो गया। जी तो ये बहुत जरूरी है। सिमिलरली वही बात मैं रिपीट करने लगूं पहले वाली, कि ये भी जरूरी है, आपने इतने लाखों की दवाई या वैक्सीन इस्तेमाल की है और आपको उसकी अफादियत का ही नहीं पता, जी पता ही नहीं असर हुआ है कि नहीं हुआ उन पर। जी। कैसे करेंगे? ब्लड तो बिल्कुल नहीं सही। बताएगा, ना जी उसका वजन बढ़ेगा। जी। जो हमारे पैरामीटर ह्यूमन के अंदर है वो पोल्ट्री में, लाइफस्टाइल में तो नहीं है। सर। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन सारी आप शेयर करेंगे, का प्लेटफॉर्म करेगा, और इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि लोग इसको तवज्जो से एड्रेस करेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। मैं सर लास्ट में डॉक्टर खालिद नईम ख्वाजा साहब को अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही ये एनिमल वेलनेस शॉप वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने पिच किया, तो आपने फौरी तौर पे ना सिर्फ उसको एक्सेप्ट किया बल्कि अपनी कंपनी को भी कहा कि ये हम भी इस पे इंशाल्लाह अजीज़ कोऑर्डिनेट करेंगे और इसमें कोलैबोरेट करेंगे और अपने आप को इसमें लेके। तो मैं ये समझता हूँ डॉक्टर हनीफ नज़ीर चौधरी साहब का एक फिक्रा था कि अगर आप टेक्नोलॉजी को या इनोवेशन को या आने वाले टाइम को अडॉप्ट नहीं करते तो आप कचरे का ढेर बन जाते हैं। तो मैं ये मतलब आपसे भी यही कि तमाम दोस्तों को मेरी गुजारिश है कि वो जो ये टेक्नोलॉजी है इसको अडॉप्ट करें और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने लिए बेनिफिशियल हों। और ताकि ये सर जो हमारा प्लेटफॉर्म है बेसिकली आप भी समझते हैं ये कनेक्शन है,
कनेक्शन है लेबॉर्ट्रीज के दरमियान, कनेक्शन है वेटनेरियंस के दरमियान, कनेक्शन है फार्मर्स के दरमियान। और फार्मर्स को अगर कोई चीज़ चाहिए है, वो प्रोडक्ट या सर्विस, दो ही चीज़ें चाहिए हो सकती हैं। या किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है या कोई सर्विस चाहिए होती है। तो वो दोनों चीज़ें हम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जैसे दोस्त उनको प्रोवाइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर अब किसी को डॉक्टर खालिद नईम ख्वाजा साहब की सर्विसेज चाहिए हूँ, तो वो ज़रूर एनिमल वेलनेस शॉप को ज्वाइन करे। और साथ में मैं सर आपसे एक और रिक्वेस्ट, जो आपने पहले भी मुझे प्रॉमिस किया था, कि हम कुछ ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी करें फार्मर्स को और वेटनेरियंस को। छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में समझाने की कोशिश करें कि ये वाला काम आए, इन्फ्लुएंजा आ जाए तो क्या करना है, मेस्ट्राइटिस या मेस्टाइटिस आ जाए तो क्या करना है, स्ट्रेंगल्स ग्लैंडर्स आ जाए तो क्या। तो मेरा ख्याल है ये मैं जो चार पांच चीज़ें मिक्स ही कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप वाइंड अप करें और हमारे नाजरीन और हाजरीन को कुछ चीज़ें इस बारे में गाइड कर दें। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं या कोई जो नए अप्रोचेज हैं टूवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हेल्थ, ये हमें अडॉप्ट करनी है एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि ये बात तो बड़ी पक्का पक्का पता चल गई लोगों को कि वायरसेस बैक्टीरिया इवाल्व होते हैं, स्टैटिक नहीं है। बिल्कुल सही। जो 10 साल पहले का वायरस था वो आज नहीं है, जो 10 साल बाद का वायरस वो भी पैदा भी नहीं हुआ। तो इन सब को डील करने का एक ही तरीका है। पहली बात तो हमें उसको ये समझना है कि ये पोल्ट्री या लाइफ स्टॉक या और भी जो लिविंग होस्ट हैं उनको पालने के कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको नॉलेजेबल होना, उसके लिए अवेयरनेस होनी आपके पास उन चीज़ों की, और प्लस उसको अपडेट होना उस चीज़ का। बर्ड तो एनिमल तो मंगवा लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से आप बर्ड जो उनसे इम्पोर्ट कर लेते हैं यूके से, जीपी मंगवा लेते हैं। तो कभी सोचें उनकी जेनेटिक मेकअप तो देखें कि उन्होंने करते करते उससे उसको किस हालत में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब अच्छा। वो उतना डिजीज रेजिस्टेंस नहीं रह गया। अब वो इतना हसास हो गया है, इतना सेंसिटिव हो गया है कि छोटी सी भी नया आपके पाकिस्तानी वायरस या कोई बैक्टीरिया हल्का सा भी उसको जब इनकाउंटर करेगा तो वो नहीं डिफेंड कर सकता। तो उसको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट यही है कि आप इसको बेहतर तरीके से डायग्नोस कर सकें, बेहतर तरीके से उनको प्री एम्प्टिवली मॉनिटर करें चीज़ों को आने से पहले आपको। और ये तमाम चीज़ तभी मुमकिन होंगी कि हम उन लोगों की उनकी बेहतर ट्रेनिंग कर सकें, उनकी अवेयरनेस इंक्रीज कर सकें। जब मैं ट्रेनिंग का लफ्ज यूज करता हूँ तो शायद बात को ख्याल आता है हाथ से बैठ के कोई लेबोरेटरी में कोई टेस्ट करने की बात हो रही है, या कोई हम सिर्फ कह रहे हैं कि इतनी बात करें उनको पता हो किस मकसद के लिए किस जगह जाना है और किस चैनल से जाना बिल्कुल सही। है। इतना भी पता हो तो काफी है। बिल्कुल बजाय कि सही। बताया जाए कितनी ट्यूबें लें फलां बीमारी के दौरान इतने सीरम सैंपल लें फलां, वो एक सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट है सिर्फ और सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन का अवेयरनेस का भी, ये चीज कैसे करनी है, कैसे हो सकती है। अब जाहिर है अगर कोई चीज करनी है तो मैं तो नहीं वो कर सकता चीज, मुझे वो कंसर्न बंदा चाहिए जिसने करनी है। मुझे इतना पता होना ही काफी है कि किसने करनी है वो। अगर मैं अगर इस प्लेटफॉर्म से या हमें अपने तौर पे भी मुझे मौका मिले इंडिविजुअल भी उस जगह पर लेक्चर देने का मौका मिलता है तो मैं कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं डिस्कस करता, क्योंकि ऑडियंस उसके लिए और है। बंद सर। कमरे के ऑडियंस होते हैं 5 7 जिन्होंने वो सीरियस किस्म की इन डेप्थ चीजों को जेनेटिक लेवल पे डिस्कस करना होता है। हमारा काम ये है कि उस नॉलेज को इतना आसान बना के पेश करें कि एक आम फहम तरीके से आदमी उसको समझ के उससे इब्तदाई फायदा हासिल, वो उसकी उस जगह पहुंच तो जाए ना। सही जगह पर पहुंचना पहुंचाना आपका काम, आपका आपके प्लेटफॉर्म का काम है कि बंदे की सही रहनुमाई करना, ताकि वो प्रॉपर जगह पर पहुंच जाए जहां उसको मतलूबा इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो बिल्कुल सही इसलिए सर। मतलब ये तमाम कावश जो सी है, आपका भी शुक्रिया आप इस पे आपने सोचा इस बारे में। और इंशाल्लाह मिलके हम सारे दोस्त, अब आप जो कुलीग प्रोफेशनल्स फार्मर सबके साथ मिलके इस प्लेटफॉर्म को मजीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। और जो ट्रेनिंग वाला पार्ट आप कह रहे हैं उसके लिए भी स्पेशल ऑन जूम मीटिंग जूम डिस्कशन हो सकती हैं, टॉपिक बेस्ड अरेंज की जा सकती हैं। हम अपने तौर पे करते हैं मुख्तलिफ मैनेजर्स वगैरह से, हमने एक प्लान बनाया हुआ लेबॉर्टरी लेवल पे। लेकिन वो जरा यानी बहुत स्पेसिफिक होती हैं, एक खास डिजीज के बारे में, खास एक वायरस की जेनेटिक्स के बारे में। लेकिन आपके लेवल पे मेरे ख्याल जो होनी चाहिए वो बुनियादी तौर पे, जैसे मैंने पहले कहा, कि उनको पता हो कि इस चीज को किस जगह से जाके मुझे हदायत मिलेगी, रहनुमाई मिलेगी, मसला हल होगा। तो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह बेहतर करे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये अगला एक टॉपिक नाजरीन के लिए और आपके लिए भी छोड़े जा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में एआई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये वाला जो सिस्टम है पोल्ट्री में और डेयरी में बहुत जल्द आने वाला है। और मैं ये कभी कभी कहता हूँ कि ये डॉक्टर्स को भी रिप्लेस करने वाला है और प्रोफेसर्स को भी, टीचर्स को भी रिप्लेस करने वाला है। और वो किस तरह डिफरेंशियल डायग्नोसिस में और आपके लीजन्स में और आपको आपके फ्यूचर को चीज़ों में करने वाला है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अगले किसी वक्त बात करेंगे। ये यकीनन जो है फ्यूचर की बातें हैं, जो अब सिर्फ जो कैंची छुरी वाला डॉक्टर नहीं, सिर्फ टीका लगाने वाला डॉक्टर नहीं, बल्कि मॉनिटरिंग वाला, सर्वेलेंस वाला और कंसल्टेंट लफ्ज़ जो है मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो रहा है। चूँकि बकौल हनीफ नज़ीर चौधरी साहब के, वो मैं बार बार उनको यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि अब सारी चीज़ें कॉमर्स के साथ रिलेटेड है। आपको मतलब हर वो काम जो आपने फार्मिंग में करना है वो कमर्शियल है। अगर वो फायदा दे रहा है तो आप करेंगे, फायदा नहीं दे रहा तो वो खत्म हो जाएगा काम। वो बंदा जो है ना कल को लॉस करके वापस चला जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत मज़ा आया आपकी गुफ्तगू से। नाजरीन से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मुख्तलिफ तरह के सवालात जो आपके दिमाग में आते हों डॉक्टर साहब को कीजिएगा, हम ज़रूर उनकी खिदमत में पेश करेंगे। और ये पॉडकास्ट की सीरीज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम चलाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। फाइनल वर्ड्स अगर कोई आपके जहन में हो तो प्लीज़ मेरे नाजरीन के लिए। बस थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको सोचा, आपने मुझे मौका दिया ख्यालात का इजहार करने का इस प्लेटफॉर्म पे। एंड लेट्स लेट्स कंटिन्यू टुगेदर, इसको जारी रखें। सदका जारिया भी है ये। काम कारोबार तो होते रहते हैं, लेकिन ये इल्म ऐसी चीज है जो एक सदका जारिया। आप टीचर भी हैं, आप अपने स्टूडेंट को भी पढ़ाया है। ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वो इल्म जो है ना वो उसका उसका सदका जारिया जारी रहे। हम इंशाल्लाह इस मामले में ताउन भी करेंगे और फुल्ली तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे जैसे मुमकिन होगा। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू। वरहमतुल्लाहि सलाम व अलैकुम। बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम।